स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हमें डिस्कस करना है क्या क्लास 11 में मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सेट्स के बारे में। यानी इस क्लास में हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, तो सेट्स के बारे में डिस्कस करना है, जो कि आपका एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th में जो आपका सीबीएसई बोर्ड है जिसमें चलता है आपका क्या एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक, उसमें हमको देखना है क्या पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है सेट्स। यानी हमको इसमें देखना क्या है, तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो क्या है, वो है चैप्टर 1 सेट्स एनसीईआरटी हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आया कि आपका ये सेट होता क्या। सबसे पहले देखेंगे क्या कि आपका ये सेट क्या होता है। तो नॉर्मली अगर सेट की बात करें तो हम सेट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। अब यहाँ पे कुछ टर्म आए, कुछ शब्द, यहाँ पे कुछ वर्ड आए, कुछ टर्म आए, इसमें कुछ टर्म आए, जैसे आपका क्या है उसमें वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। उसमें एक और वर्ड आया जिसका मतलब क्या है कलेक्शन। ये कलेक्शन क्या होता है, ये कलेक्शन क्या होता है, और वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि उसको एग्जैक्टली हम बता सकते हैं, उसके बारे में एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो, है ना। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब है कि कंप्लीटली क्लियर हो, है ना। यानी वेज नहीं हो, क्या नहीं हो, वेज का मतलब होता है अनक्लियर, यानी अनक्लियर नहीं हो, कंप्लीटली जो है ना वो क्लियर हो, यानी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है। अब आता है कलेक्शन। तो बहुत सारे चीजों का कलेक्शन हो सकता है, जैसे अगर बात करें तो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर का कलेक्शन है कि नहीं है, ये हो गया कलेक्शन। फुटबॉल क्रिकेट टीम के प्लेयर का कलेक्शन, हॉकी के प्लेयर का कलेक्शन, है ना, इन सब का कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब इसके बारे में जो कंप्लीट डिस्कस करना है उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, यानी इसका जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये सेट क्या होता है, इसको कंप्लीटली जो आपका डीप नॉलेज है उसको हमको उसको लेना है हमको, है ना, और समझना है आपका ये सेट होता क्या है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे कि वो क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, हमारा जो टॉपिक है वो है क्या आपका सेट के बारे में। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन लिख सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड collection of objects are called set। यानी a well defined collection of objects are called set। यहाँ पे दो बात की ज्यादा गौर करने वाली बात है, क्या well defined, क्या है वेल डिफाइंड और क्या कलेक्शन, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि कंप्लीटली क्लियर हो, कंप्लीटली क्या हो, क्लियर हो, यानी अनक्लियर नहीं, है ना। यानी कंप्लीटली उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, एग्जैक्ट उसका फीचर को हम बता सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है वेल डिफाइंड। और कलेक्शन का मतलब होता है क्या, बहुत सारी चीजों को हम कंबाइन कर रहे हैं। जैसे अगर बात करें, जैसे अभी हमने बताया कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर का क्या कलेक्शन, हॉकी क्रिकेट टीम के प्लेयर का क्या कलेक्शन। जैसे अगर मान लेते हैं कि बहुत सारा मूवी है ना, बहुत सारा मूवी का डीवीडी है ना। जैसे अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे हीरोज का क्या होंगे, आपके डीवीडी होंगे, लेकिन वो सारे तो कलेक्शन है। तो अगर उसमें
तो बहुत सारे मूवी का कलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे हम डीवीडी अगर लगा दे मूवी का तो वहाँ पे सारा क्या हो गया, वो कलेक्शन हो गया। क्या हो गया, कलेक्शन। तो यहाँ पे बात तो क्लियर हुआ वेल डिफाइन और कलेक्शन के बारे में, वेल डिफाइन या कलेक्शन के बारे में। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब बात रहा ये कि वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि कंप्लीटली जो है ना उसको हम क्लियरली समझ पा रहे हैं, उसको कहते हैं वेल डिफाइन, ठीक है। और आपका कलेक्शन तो समझ दिया, बहुत सारी चीजों का क्या कलेक्शन यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीजों को जैसे मूवी का, बहुत सारे मूवी का डीवीडी के कलेक्शन, ठीक है। आपका क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिक बुक्स का कलेक्शन, साइंस में फिजिक्स के बुक्स का क्या बोलते हैं कलेक्शन, केमिस्ट्री के बुक्स का कलेक्शन, है ना, है कि नहीं। तो ये सारे कलेक्शन हो गए, इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। वेल डिफाइन मतलब क्या, क्लियर होता है, इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आया कि अगर कोई कलेक्शन, अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन वेल डिफाइन है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का कलेक्शन वेल डिफाइन है, यानी उसके बारे में हम कंप्लीटली बता सकते हैं, कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कोई वेज का बात नहीं हो, अनक्लियर नहीं हो, तो उस ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, हम सेट कहते हैं। क्लियर है, इतना अगर क्लियर है तो अब यहाँ से हम कुछ टर्म को देखेंगे। मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट वेल डिफाइन है तो क्या होगा, वो सेट होगा। और अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे कि वो सेट नहीं है, वो सेट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बात समझ में आ रही है। तो अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ, क्या लिखेंगे, इफ क्या लिखेंगे, इफ द collection of objects, if the collection of objects are well defined, if the collection of objects are well defined, अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो है अगर well defined है तो they are belongs to, they are called set। वो क्या होंगे, सेट होंगे। मतलब अगर हम बताएं, अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल में कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, ये नंबर है। और 1 2 3 4 5 ये कैसा नंबर है, ये तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 क्या है, ये नंबर्स का क्या है, ये नंबर्स का एक कलेक्शन है। ये नंबर्स का क्या है, एक कलेक्शन है। तो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइन है, क्या ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है? तो हाँ, ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइन है। क्यों, कैसे? क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 है, ये क्या है, ये क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। क्या है, ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ये नेचुरल नंबर है और ये क्या है, वेल डिफाइन है। ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो n इक्वल टू दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, ये आपके सेट होंगे। ये क्या होंगे, सेट होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, इसके अंदर जो कलेक्शन, ये जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। सो वी कैन से दैट ये जो कलेक्शन है, ये जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है वेल डिफाइंड है। सो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, ये सेट होगा। ये क्या होगा, ये आपका सेट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। और लिखेंगे if the collection of objects, if the collection of objects are not well defined, are not well defined, they are not to be set। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है तो वो सेट नहीं होगा, वो सेट नहीं होगा। जैसे अगर इसमें हम एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं क्या, तो अगर बात करें कि ऑल द ब्यूटीफुल फीमेल्स इन इंडिया, ये क्या ये आपका यहाँ पे अगर एग्जांपल लिखिए, ऑल the
ब्यूटीफुल, ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द, या हम ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जितने भी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, ठीक है, जितने भी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे क्या ये वेल डिफाइन है? नहीं, ये वेल डिफाइन है क्योंकि यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड आया ये क्या है? अनक्लियर है। ये क्या है? अनक्लियर है, यानी ये क्या है? वेज है। ये क्या है? अनक्लियर है, यानी यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो क्या है? वो आपका वेल डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि किसी के लिए कोई और सुंदर हो सकता है और ब्यूटीफुल हो सकता है, किसी और के लिए कोई और ब्यूटीफुल हो सकता है, किसी और के लिए कोई और हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द वर्ल्ड, है ना, ये क्या है? ये आपका नॉट क्लियर है, यानी वेज है, यानी वेल डिफाइन नहीं है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ये क्या है? आपका वेल डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? लिखेंगे नॉट ए सेट। क्या लिखेंगे? नॉट ए सेट, ठीक है, नॉट ए सेट। अगर आपका गुड आ जाए, क्या आ जाए? गुड आ जाए, या डेंजरस आ जाए, या ब्यूटीफुल आ जाए, तो ये क्या है? अगर किसी सेंटेंस में या अगर किसी ऑब्जेक्ट के करेक्शन में ये गुड, डेंजरस और ब्यूटीफुल आ जाए तो आपका नॉट ए सेट, यानी सेट नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखिए। जैसे लिखते हैं क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे और बेस्ट भी आ जाए, लिख सकते हैं यहाँ पे कि बेस्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर, क्या ये सेट होगा? तो नहीं। यहाँ पे जो बेस्ट है वो क्या है? वेज है, यानी अनक्लियर है, यानी किसी के लिए जो इंडियन क्रिकेट प्लेयर है उसमें विराट कोहली किसी के लिए क्या हो सकते हैं? गुड प्लेयर, बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं। किसी के लिए रोहित शर्मा हो सकते हैं, किसी के लिए और हो सकता है, किसी के लिए केएल राहुल हो सकते हैं, है ना, किसी के लिए और जितने भी इंडियन, मतलब अलग अलग ये क्या है? वेज है, मतलब यहाँ पे जो बेस्ट है वो सबके लिए अपना अपना क्या है? अपना अपना ओपिनियन है ना। बहुत सारे लोगों का अपना ओपिनियन है, किसी के लिए कोई और बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई और बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई और बेस्ट हो सकता है, यानी इसीलिए यहाँ पे जो बेस्ट है ये क्या है? ये अनक्लियर है, यानी वेल डिफाइन नहीं है, यानी ये भी क्या होगा? ये भी आपका नॉट ए सेट। क्या होगा? नॉट ए सेट, यानी ये क्या होगा? आपका सेट नहीं होगा। क्या होगा? सेट नहीं होगा। तो अब तो यहाँ पे पता चल गया होगा कि सेट क्या है, कलेक्शन क्या है ना। ये तो बात समझ में आ रही होगी, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन अगर वेल डिफाइन है, तो वो क्या होगा? सेट होगा। और किसी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन अगर वेल डिफाइन नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे आप पहचान सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेट होगा और कौन से ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेट नहीं होगा। अगर वो जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन अगर वेल डिफाइन होता है यानी क्लियर है तो आपका क्या होगा? सेट होगा। और अगर वो जो कलेक्शन है, वो जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, अगर वो वेल डिफाइन नहीं होता है यानी अनक्लियर होता है तो वो क्या होगा? आपका सेट नहीं होगा। जैसे अगर कहें तो अगर बेस्ट आ जाए, डेंजरस आ जाए, ब्यूटीफुल आ जाए, आपका हैंडसम आ जाए, है ना, गुड आ जाए, किसी कलेक्शन में, तो हम यहाँ पे या कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए तो हम कहेंगे कि वो जो गिवन स्टेटमेंट है या वो जो गिवन कलेक्शन है वो सेट नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इतना बात क्लियर है, अगर आपको इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि फिर अब अगला जो टर्म है उसको हम देखेंगे। तो अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गया तो अब सेट से रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट नोट हैं, उसको हमको ध्यान में रखना है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट नोट है उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जो आपका सेट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है उसको हमको ध्यान देने की जरूरत है, और वो क्या है तो उसको हमको क्या करना है? देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे
जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो सेट होता है, सेट को हमेशा लिखते हैं कहाँ पे, किसमें, कैपिटल लेटर, यानी सेट ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। क्या क्या तो सेट ऑलवेज बी represent, set always be represent in the form of capital letters, यानी सेट को हमेशा जो है ना हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेट को हमेशा क्या करते हैं, आपको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है तो इसमें बताइए। सेट को हमेशा हम क्या रखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कलेक्शन सेट है तो उस सेट के कलेक्शन को हम क्या करते हैं, हम स्मॉल लेटर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी वैसे ऑब्जेक्ट जो सेट होते हैं, वैसे अब यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ये पहला होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट्स क्या, विच आर इन द सेट, which are in the set are called its members, or elements, यानी वैसे ऑब्जेक्ट जो कि सेट में आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, उसका पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट्स कहते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, नेचुरल नंबर का जो आपका सेट है, जैसे 1 2 3 4 डैश आपका इनफिनाइट, ये जो आपका n है, ये क्या है, ये आपका सेट है। और ये जो आपके एलिमेंट है, यानी अंदर जो 1 2 3 4 दिए हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, या इसको मेंबर्स कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट्स। यानी ये n जो है वो क्या है, जानते हैं कि सेट को हमेशा क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, आपका वेल डिफाइन है। यानी क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो कलेक्शन है, यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है वो क्या है, आपके सेट में है। क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट दिया गया है, यहाँ पे जो मेंबर है, यहाँ पे जो पार्ट है इस सेट का, अंदर जो नंबर है, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट लिखा गया है ये वेल डिफाइन है, नेचुरल नंबर है, इसलिए आपका ये सेट है। और अगर ये सेट है तो सेट के अंदर जो इसमें जो मिडिल ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, या एलिमेंट्स कहते हैं, या क्या कहते हैं, या उसको पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट्स कहते हैं। बात समझ में आया नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। और कैपिटल लेटर जो हमेशा जो है ना सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इतना बात समझ में आया। अब जैसे एक और बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या वो ध्यान रखने वाली कौन सी बात है, तो यहाँ पे तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो आपका नोट है, यहाँ पे कहता है इफ A is an element of, यहाँ पे अगर लिखते हैं if A is element of A, ये क्या है, जहां भी A लिखा गया इसका मतलब क्या है, ये सेट है। क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट A, एलिमेंट ऑफ सेट A। अगर ये जो स्मॉल a है वो इसका, यानी ये जो A है आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और जो आपका कैपिटल उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेट। ठीक है, तो ये जो A एलिमेंट है, ये अगर सेट A का एलिमेंट है, अगर ये जो स्मॉल जो अल्फाबेटिकल लेटर है वो A का क्या है, यानी सेट A का एलिमेंट्स है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V राइट। हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं A belongs to A। क्या लिख सकते हैं, A belongs to A। क्या लिख सकते हैं, A belongs to A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, which
लेकिन ये जो है इसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग क्या, बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। समझ में आया, क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं, बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जैसे अगर यहाँ पे बात करें, अच्छा अगर यहाँ पे एक सेट लिखना चाहें, ये ए है और इसमें हम लिखते हैं ए बी सी। ठीक है, तो देखिए इस सेट ए में ए आता है, हाँ आता है, ये तीनों क्या है, एबीसी क्या है, आपका एलिमेंट है। तो इस ए सेट में ए लाई करता है कि नहीं लाई करता है, तो हम कह सकते हैं ये जो ए है, यानी इफ ए इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी कैन राइट ए बिलोंग्स टू ए, व्हिच मींस क्या होता है, ए जो है ना बिलोंग्स टू ए। और यहाँ पे अगर लिखना चाहे, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं ए बी सी। यहाँ पे इफ, यहाँ पे लिखेंगे if D is not a element of set A, then we write D not belongs to A। क्या कहते हैं, which means D not belongs to A। मतलब अगर इस तरह आए तो इसको कहते हैं क्या, belongs to। क्या कहते हैं, belongs to। और इस तरह कर दे तो क्या कहते हैं, not belongs to। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना बात क्लियर हुआ। अगर इतना बात समझ में आ गया, ठीक है, तो अब आगे यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर इसको अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका नोट्स भी हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, नोट्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और फिर अगला जो है ना, अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझिए कि अगर कोई सेट ए है और उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, और वो उसके यानी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर वेल डिफाइंड है तो आप जानते हैं कि वो तो सेट होंगे। और वो ऑब्जेक्ट जो कि सेट के अंदर आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, या पार्ट्स कहते हैं, या मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई एलिमेंट्स सेट ए में है तो उसको कहते हैं क्या, ए बिलोंग्स टू, मतलब वो जो एलिमेंट है बिलोंग्स टू सेट ए। अगर नहीं है तो कहते हैं वो बिलोंग्स नहीं है। वैसे इसको हम कहते हैं क्या, ये जो आपका दिया हुआ है इसको कहते हैं एप्सिलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका इसको तो इसका सिंबल क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, एप्सिलॉन कहते हैं। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे जो टर्म है इसको हम क्या कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। और इस तरह अगर आ जाए तो कहते हैं क्या, नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अपना अगला टर्म जो है ना, अगला जो है हमको देखना है। ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे हम देखें कि आपका ये क्या है, पी यानी एक सेट है, तो यहाँ पे कर देते हैं 2 3 5 7। ये क्या है, ये इसका एलिमेंट है। ये क्या है, इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन क्या है, नोटेशन ऑफ सेट। क्या है, नोटेशन ऑफ सेट है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन सारे को क्या कहते हैं, इन सारे को कहते हैं क्या, आप जानते हैं, एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ ए सेट। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ सेट। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर ऑफ क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म देखेंगे, कुछ यहाँ पे टर्म देखेंगे, है ना, जिसको हमको जानना है। वो क्या है, तो देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट। यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है, सम स्टैंडर्ड नोटेशन
notation, some standard notation of some special sets, ये क्या होते हैं, इसको जानना आपका काफी जरूरी है। इसको जानना, वैसे आप क्लास 9 10 में कुछ नंबर्स का आप सेट जान चुके होंगे। जैसे अगर यहाँ पे कहें क्या, जैसे यहाँ पे n जैसे भी लिखा जाए, n अगर लिख दिया गया, इसका मतलब क्या है, n लिखने का मतलब ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे n लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4, और क्या लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे जाना, आपका इनफिनाइट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, n मतलब क्या, नेचुरल ऑफ सेट, क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अगर w यहाँ पे लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर। क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर है। इसको क्या लिख सकते हैं, w इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 0 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं। तीसरा क्या है, आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, i से या z से डिनोट करते हैं। i से या z से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं, यानी क्या करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, तो i या फिर हम z ही लिख देते हैं। z इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं आपका 0 -1 -2 होगा। क्या है, यहाँ पे सेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, यहाँ पे क्या है, ये इंटीजर्स के सेट है। क्या है, इंटीजर्स के सेट है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे जो आपका अगला है वो क्या है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर, उसको r से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर का सेट। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आपका x, क्या लिखेंगे, x, वेयर x is a, क्या लिख सकते हैं, where x is a rational or irrational, where x is a rational or irrational, रेशनल और इरेशनल, इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ये x जो है वो क्या है, आपका रियल नंबर तो है, ये जो x है वो क्या है, आपका रियल नंबर तो है। और जहाँ पे x बोला गया है, x जो है वो क्या है, आपका रेशनल भी है और इरेशनल भी है। तो आप जानते हैं कि रियल नंबर कैसे बनता है, तो आपका रेशनल और इरेशनल से ही क्या होता है, आपको मिलके बनता है। ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगला जो है वो आपका क्या है, क्यू से तो आप समझ ही गए होंगे कि किसका बात हो रहा है ना, किसका बात हो रहा है, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या, सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का यहाँ पे क्या हो रहा है, बात हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ से r लिखेंगे, r इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं q इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, p अपॉन q, क्या लिख सकते हैं, p अपॉन q लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ रेशनल नंबर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ p एंड q बिलोंग्स टू, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू z का मतलब क्या, इंटीजर। सब जानते हैं ना रेशनल नंबर क्या होता है, सारे रेशनल नंबर p और p upon q के फॉर्म में लिखे द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, वेयर p and q आर इंटीजर्स। p और q क्या होता है, इंटीजर। तो वही लिखे हैं p and q, जहां वेयर p and q बिलोंग्स टू z, यानी p और q कहां को बिलोंग करता है, z को बिलोंग करता है। और जो आपका q है वो नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया क्या, आपका रेशनल नंबर का सेट। कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो ई है, ई क्या बताता है, आपको बताता है सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, इवन
नंबर, यानी ई बताता है इवन नंबर का सेट। क्या बताता है? ई क्या बताता है? आपका इवन नंबर का सेट को बताता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो आपका 0 हो जाएगा और क्या -2, आपका क्या हो जाएगा -4, आपका 2, आपका 4, आपका 6, क्योंकि -2 भी क्या है? नेगेटिव इवन नंबर है, -4 भी क्या है? आपका नेगेटिव इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर भी दो तरह के होते हैं, नेगेटिव इवन नंबर और पॉजिटिव इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सेट ऑफ इवन नंबर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अगला जो करता है वो क्या है? ओ, मतलब क्या समझिए रहे होंगे? सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, यानी को इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आपका 0, -1, -3, आपका 1, आपका 3। ठीक है, ये क्या है? आपके सेट ऑफ ऑड नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेट ऑफ ऑड नंबर हो जाएंगे। इतना बात क्लियर है? इतना अगर क्लियर है, इतना अगर क्लियर है तो अब अगला टॉपिक हम देखेंगे। इनको ये अगर सारे टर्म या टॉपिक समझ में आ गए तो इनको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि आपको क्लास 11 में यानी जो अगर सेट पढ़ना है तो उसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे और नंबर्स के सिंबल जो है ना आपको याद रखने होंगे, है ना। इसीलिए आगे चल के आपको नंबर्स यानी सिंबल अगर आपको बुक में दे दे तो ये सारे सिंबल्स को अगर याद रखते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है तो अपना अगला जो टॉपिक है उसको लिखेंगे। जो इतना चीज हम लोग पढ़े तो इसमें जितने भी इंपोर्टेंट नोट्स हैं उनको क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जितने भी आपके इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके सेट से काफी रिलेटेड है, जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है उन सबको क्या करेंगे? नोट में लिख लेंगे, ताकि अगर उसको देख लें तो हमारा सारा क्लियर, सारा जो है ना डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारा डाउट जो है ना क्या हो जाएगा? आपका क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आता है क्या? नोट। ठीक है, कुछ नोट्स हैं, इंपोर्टेंट नोट है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में है ना, इस यूनिवर्स में जितने भी चीज अवेलेबल हैं, वो चाहे लिविंग हो, ये वो चाहे क्या हो? लिविंग हो या क्या हो? आपके नॉन लिविंग हो। ठीक है, वो चाहे लिविंग हो, वो चाहे नॉन लिविंग हो, उन सारे को क्या कहते हैं? हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट में इन आवर mathematical language, everything in the universe, everything in this universe, either whether living or non, whether living or non is called an object, मतलब ये कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपके जितने भी चीज हैं इस यूनिवर्स में, वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? आपको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? दूसरा आपका ये कहता है कि जितने भी ब्यूटीफुल गर्ल्स है इंडिया की, वो क्या है? वो सेट नहीं है, क्योंकि जो आपका ब्यूटीफुल जो टर्म सेट है वो क्लियरली नहीं है, यानी वो क्या है? वेज है ना, ये आपके वेल डिफाइन नहीं है। ठीक उसी तरह जो आपका रिच पर्सन हो जाए, आपके ऑनेस्ट पर्सन हो जाए, गुड प्लेयर्स हो जाए, ओल्ड या यंग मैन हो जाए, ओल्ड मैन या यंग वुमेन हो जाए या मैन हो जाए, ये सारे जो है ना ये सेट नहीं होते हैं, ये सेट नहीं होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल the beautiful girls of India, all the beautiful girls of India is not a set. क्या? Is not a set. Is not a set. वो सेट नहीं होंगे। ठीक है, since the term beautiful, since because यहाँ पे लिखते हैं since the term
इज द टर्म ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये जो आपका टर्म ब्यूटीफुल है वो क्या है, इज वेज है, क्या है, वेज। वेज का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियरली, नॉट यानी वेल डिफाइंड नहीं है ना, नॉट क्लियरली, नॉट क्लियरली यानी अगर क्लियर नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है ना, नॉट क्लियर एंड इट इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट क्लियरली एंड इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ये जो है क्या है आपका वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह अगर बात किया जाए, सिमिलरली अगर ब्यूटीफुल आ जाए तो वो सेट नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा अगर रिच पर्सन आ जाए, क्या आ जाए, रिच पर्सन आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए आपका रिच पर्सन आ जाए, रिच पर्सन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनेस्ट आ जाए, रिच पर्सन आ जाए, ऑनेस्ट पर्सन आ जाए, ठीक है, गुड प्लेयर आ जाए, ऑनेस्ट आ जाए, ऑनेस्ट पीपुल या गुड प्लेयर्स आ जाए, गुड प्लेयर्स आ जाए, या डेंजरस क्या हो सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डेंजरस, डेंजरस एनिमल, डेंजरस एनिमल्स आ जाए, ठीक है, डेंजरस एनिमल्स आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या, ओल्ड आ जाए, ओल्ड या यंग मैन आ जाए, ओल्ड या यंग मैन आ जाए, ये आ जाए, ठीक है। ये जो होते हैं ना, इटीसी डू नॉट फॉर्म, क्या डू नॉट फॉर्म सेट्स, ठीक है, इटीसी डू नॉट फॉर्म सेट्स, ये सेट्स नहीं बनाएंगे, ये सेट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सारे क्या है, ये सारे जो है ना वेज हैं, यानी ये सारे क्लियर नहीं है, यानी सबके लिए रिच जो है ना, रिच का अलग अलग पर्सन के लिए रिच का मतलब जो है वो अलग अलग होता है। तो आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो इस यूनिवर्स में कोई भी चीज हो, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जितने भी ब्यूटी, यानी अगर बात करें इंडिया के सारे ब्यूटीफुल गर्ल्स के बारे में, तो वो क्या है, आपके सेट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म ब्यूटीफुल है वो क्या है, वेज है, यानी नॉट क्लियरली है, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए जो ब्यूटीफुल होगा वो क्या होगा, सेट नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर रिच पर्सन हो जाए, ऑनेस्ट पीपल हो जाए, गुड प्लेयर, डेंजरस एनिमल्स, ओल्ड यंग मैन हो जाए, ये सब क्या है, ये सब सेट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब वेज हैं, ये सब क्या है, वेज हैं, ठीक है। और अगला तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो आपका पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि the sets always written, the set always be represent in the form of sets, the sets always be represent in the form of, sets always be represent in the form of capital letter, represent in the form of capital letter। सेट्स को हमेशा जो है ना कैपिटल लेटर्स के फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स, अब यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है, ऑल द एलिमेंट्स, आप एलिमेंट्स कहिए, मेंबर्स कहिए या पार्ट्स कहिए, ठीक है। ऑल द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ऑल द एलिमेंट्स और members, all the elements or members of set always be shown या written in set, always be shown in set, यानी जितने भी एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं सेट के, वो हमेशा सेट में स्मॉल लेटर के थ्रू क्या लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर के थ्रू लिखे जाते हैं, सेट विथ
all the elements or members of set always be shown in set with a small letters, with a small letters। यानी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे या उसके पार्ट्स होंगे वो हमेशा इसमें लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ठीक है, पांचवा जो आपका पॉइंट है वो क्या है? पांचवा जो पॉइंट ये कहता है कि आप इस सेट में जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग क्या लिखते हैं? ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। मतलब लिखेंगे इन सेट्स ऑल द elements or all the elements or members, all the elements, all insert all its elements, inserts all its members or elements or its member or elements are represented through the represented through the braces, represented through the braces। कैसा? यानी इस ब्रेसेस के अंदर, इस ब्रेसेस के थ्रू क्या किया जाता है? लिखा जाता है। इस ब्रेसेस के थ्रू क्या किया जाता है? लिखा जाता है। एंड सेपरेट देम बाय कोमा, एंड सेपरेट। ठीक है, यानी और किसके इसे सेपरेट किया जाता है? किसके थ्रू सेपरेट किया जाता है? आपके सेपरेट देम थ्रू बाय कोमास, सेपरेट देम बाय कोमा। यानी कोमा का थ्रू क्या करते हैं? आपको सेपरेट करते हैं, कोमास। ठीक है, मतलब अगर ए यहाँ पे सेट हो गया और इसके जो एलिमेंट्स अगर मान लेते हैं ए बी सी है, इसको क्या कर सकते हैं? इसको अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कि ए बी और सी ये आपके एलिमेंट्स हैं सेट के, सेट ए के, तो इसको हम कहाँ पे लिखते हैं? ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और इन सब के बीच में क्या लगाते हैं? हम कोमा लगाते हैं। ये बात यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो वही कह रहा है, ठीक है, कि सेट को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? कैपिटल लेटर्स में, यानी कैपिटल अल्फाबेटिकल लेटर में। आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं सेट के, उसको हमेशा सेट के अंदर स्मॉल लेटर के थ्रू, स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट के अंदर सेट के जितने भी एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं उसको ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, कोमास के थ्रू सेपरेट करके, कोमास से अलग करके हम उसको लिखते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद ये है अगला नंबर, ये है अगला पॉइंट, ये कहता है, ठीक है, अगर ये ऊपर वाला लिख दिए होंगे ये फर्स्ट और सेकंड, इसको हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, और फिर अगला लिखते हैं। जो आपका 6 नंबर है वो क्या है? ऑल द, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स, 6 नंबर में ऑल द एलिमेंट्स और मेंबर्स, ऑल द एलिमेंट्स और मेंबर्स, ऑल द एलिमेंट्स और मेंबर्स, all the elements or members repeated letters are taken only each। ठीक है, यानी all the elements लिखने की जरूरत नहीं है, all the repeated letters are taken only one each, are taken only one each, taken only one each। मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क्या? आपके स्कूल, SCHOOL, स्कूल लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं
कि ये पी सेट है, ये इसके एलिमेंट है, तो इसमें किसी भी लेटर को, उतना भी लेटर, जैसे यहाँ पे एस है ना, एक ए है तो एक लिखेंगे, सी है तो एक, एच है तो एक, लेकिन यहाँ पे डबल ओ है ना, तो आप डबल ओ नहीं लिखिएगा, आप एक ही ओ लिखिएगा और एल लिखिएगा। वही बात बता रहा है कि जितने भी आपके लेटर्स है, जितने भी आपके लेटर्स है, वो केवल एक ही बार लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं क्या, आपके एप्पल, ए डबल पी एल ई, तो अगर पी सेट है इसमें हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, पी लिखेंगे, एल लिखेंगे और ई लिखेंगे। मतलब यही कहता है कि अगर कोई लेटर डबल बार अगर रिपीट है, 2 बार रिपीट है, तो उसको सेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर जो है ना, कोमा के थ्रू सेपरेट तो करेंगे, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, यानी रिपीटेड लेटर्स है ना, एक ही बार लिखा जाएगा, उसको 2 बार या 3 बार हम नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे डबल पी है ना, 2 पी है, लेकिन इसमें लिखेगा क्या, एक ही पी लिखेंगे। यानी कोई भी लेटर कितना बार भी रिपीट हो, उससे मतलब नहीं है, मतलब है हमें एक ही बार उसको हम लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ऑल द रिपीटेड लेटर्स आर टेकन ओनली वन ईच, यानी एक ही लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप तो जानते हैं कि जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब यहाँ पे हम आपका एक टॉपिक है उसको देख लेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, टर्म खत्म हो जाएगा। यानी इस कॉन्सेप्ट से आपका 1.1 एक्सरसाइज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज यहाँ से हम कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे जो आपका जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, आपका जो लास्ट टॉपिक है उसको देख लेंगे। हमारा टॉपिक यहाँ से, हमारा जो काम है यहाँ से खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम डील कर लेंगे। अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ, क्या, तो एप्लीकेशन ऑफ सिंबल, एप्लीकेशन ऑफ सिंबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है द सिंबल, ये जो सिंबल दिया हुआ है कौन, आपका ये स्टैंड्स फॉर, यानी ये जो सिंबल दिया है इसको क्या कहते हैं, ये स्टैंड फॉर है किसके, बिलोंग्स टू। इसको, इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू, क्या कहते हैं, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं हम क्या, आपका इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ। एक तो इसको हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू कहते हैं, या इज एन एलिमेंट्स ऑफ कहते हैं, या और इज ए मेंबर्स ऑफ, क्या कहते हैं, और इज ए इज ए मेंबर्स ऑफ, इज ए मेंबर ऑफ। ठीक है, यानी आपका जो सिंबल ये जो है, आपका एप्सिलॉन जो है यहाँ बोल रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, इसको, ये जो सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू, या इज एन एलिमेंट ऑफ, या इज ए मेंबर ऑफ, है ना। और जो सिंबल है, द सिंबल जो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये जो सिंबल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये बताता है स्टैंड्स फॉर क्या, नॉट बिलोंग्स टू, और इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, या इज ए मेंबर, इज नॉट ए मेंबर ऑफ, इज नॉट ए मेंबर ऑफ। इन सब का क्या मतलब है, इन सब का मतलब एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि x क्या है, एक सेट है। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12, ठीक है। इसमें अगर हम पूछे कि आपका 4 जो है वो बिलोंग्स करता है कि नहीं x को,
तो हाँ, क्योंकि जो आपका 4 है ये इसमें आता है, 4 जो है ना इस X सेट में आता है, तो हम कह सकते हैं 4 बिलोंग्स टू X सेट। क्या इसमें 15 जो है वो बिलोंग्स करता है क्या? क्या इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए, ध्यान दीजिए, ये इसको X लिखिए, ठीक है, इसको X लिखिए, ये X क्या है? X है, ये सेट है, ये सेट X है, ठीक है। क्या 4 जो है वो सेट X में आता है, यानी बिलोंग्स टू है, या एलिमेंट्स है, या मेंबर है? 4 हाँ इसके अंदर मेंबर है, यानी लिखेंगे क्या? बिलोंग्स टू। क्या अगर 15 है इस सेट के अंदर, X सेट के अंदर आता है? तो नहीं आता, तो क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, एक और समझते हैं, जैसे ये लिखते हैं P, ये लिखते हैं क्या? Q R S। अब लिखते हैं यहाँ पे R, क्या P के अंदर बिलोंग्स करता है? तो हाँ, R जो है वो P के अंदर, P सेट के अंदर क्या करता है? बिलोंग्स करता है। तो लिखेंगे क्या? ये बिलोंग्स टू। क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू लिखेंगे। क्या Z सेट P में आता है? तो नहीं, तो क्या लिखेंगे? नॉट। यानी अगर सेट में आता है तो बिलोंग्स टू, ठीक है, और सेट में नहीं आता है तो नॉट बिलोंग्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमने सेट के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। अब अगले क्लास में, यानी इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग जो है आपका 1.1 एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।